हाँ हाँ सर। चलो बोलो, कोई डाउट आउट है ईएमआई में तो बता दो। टेस्ट तुम लोग दिए नहीं ईमानदारी से, टेस्ट में मक्कारी कर दिए। किसी को कहीं से कोई डाउट है तो पूछ ले, और नहीं तो फराडे लॉ पे अपन इंटर करें। बोलो। रिसीबा कहाँ है रे? रिसीबा है, और कोई? अरे बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलते चलो रे। सर हो गया सर। हो गया, बंद करें इसको। सो अपन यस सर। पूछते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या हो। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल से शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक लूप रोटेट करता है तो ईएमएफ जो होता है एन बी ओमेगा वी इज इक्वल टू एन बी ओमेगा वी नॉट। साइन ओमेगा टी, है ना? या v इज हाँ इक्वल टू वी सर। नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा हम लोग वी नॉट साइन पढ़े थे, है ना? आज हम लोग बात यस करेंगे सर। तो यस दो सर। चीज हम लोग पढ़ लिए। एक मोशनल हाँ ईएमएफ, सर। कि अगर एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो क्या होता है, पहला चीज पढ़े। दूसरा चीज हम लोग पढ़े, ठीक है, कि अगर एंगल बदलता है तो क्या होता है। एंगल बदलने वाला कहानी एक्चुअली दूसरे चैप्टर में अपने को पढ़ना रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक हमने रिंग रख दिया। ठीक है, अब इसको पहले समझो। मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको समझना, थोड़ा लॉजिक कहाँ से आता है, क्या आता है, ये देखो। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा, एक ऐसा रिंग रख दिया। ठीक है, एक आर रेडियस का रिंग रख दिया, ये मेटल का रिंग। ठीक है, दिस इज मेटल रिंग। सही, यही वाला चीज बता रहे, समझ गया? अब यस। अगर तुमसे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द रिंग? फ्लक्स इज बी इंटू पाई आर पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। यस सर। नहीं है? अब तुमसे हाँ बोले सर। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और इस रिंग का टोटल रेजिस्टेंस भी हमने रख रखा है कितना, आर ओम। ठीक है, सो व्हाट हाँ इज डी फाइव बाई डी टी? डी फाइव बाई डी टी जीरो, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हाँ सर। भी कांस्टेंट है, एंगल भी वेरी नहीं कर रहा। सही है, सभी चीज कांस्टेंट है, तो डी फाइव बाई डी टी इज जीरो। सही, क्लियर है? हाँ सर। अगर डी फाइव बाई डी टी जीरो है, मतलब कि ईएमएफ क्या है, जीरो। मतलब इस लूप में कोई ईएमएफ नहीं। सही, दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि ईएमएफ जो होता है आई इंटू आर होता है। इस रिंग में हाँ सर। आई इंटू आर। अब ई क्योंकि जीरो है तो आई इंटू आर इज जीरो। इसका मतलब हुआ कि आर तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि आई इज जीरो। मतलब आई करंट जीरो। क्या हुआ, जीरो। ठीक है, जीरो। करंट का मतलब होता है आई इज इक्वल टू जीरो। अब आई जीरो का मतलब क्या हुआ, आई जीरो का मतलब एन जीरो नहीं हो सकता, ई जीरो नहीं हो सकता, ईडी जीरो, जीरो। मतलब चार्ज जो है, जो चार्ज पार्टिकल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यस सर। है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, हाँ सर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव मूविंग। नहीं कर रहा है। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसका मतलब जिगजैग मोशन तो हो रहा है, बट जो फ्लो होता है वो क्या है, जीरो। वीडी इज जीरो, ड्रिफ्ट नहीं हो रहा। क्लियर है? हाँ सर। ड्रिफ्ट कब होता है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कब होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। फोर्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है, खा पी गए हो हराम खोरो तुम लोग घर में बैठ के, पर याद है? ठीक है, सो
हाँ वो सब याद है, बोलते ही है बे। किसी को याद है क्लास में रखते ना तो पूछते तो पता चल जाता कितना याद है आराम को, वहाँ घर वाले बोलोगे कि याद है। सो करंट अगर जीरो है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लग रहा। क्लियर? अबे हाँ ना बोलते रहो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ना हाँ सर। बोलोगे तो हाँ सर। माइक बंद होता है, पता ही नहीं चलता है कब दुनिया बंद हो चुका है। सही? तो हाँ ना बोलते रहने से हमको आइडिया लग जाता है कि तुम लोग बैठे हो, नींद में नहीं हो। समझ में आया? अब देखो, इसी रिंग में अगर हम तुमसे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगा, बदलने लगा मतलब अल्फा टी, चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जीरो। चार्ज क्या है? रुका हुआ है, रुका हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने हाँ। बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। इट इज बी, तो पाई आर स्क्वायर। सो इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है? एंड डी फाइव बाई डी टी इज ईएमएफ, डी फाइव बाई डी, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। सो इट इज अल्फा पाई आर स्क्वायर। ठीक है? डी टी बाई डी टी वन, एंड दिस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो करंट क्या आ जाएगा? करंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अल्फा पाई आर स्क्वायर बाय आर। पाई आर स्क्वायर बाय आर। करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट जीरो। करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बराबर। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन चलने लगा होगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगा होगा रिंग में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पहले इलेक्ट्रॉन कैसा था? रेस्ट। हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब देखो कि अगर V जीरो है तो फोर्स क्या होगा? जीरो। भाई इनिशियली चार्ज रेस्ट पे था ना? यस सर। ठीक है, तो चार्ज अगर रेस्ट पे था तो चार्ज पे फोर्स क्या लगा? जीरो। ठीक है? अबे हाँ। अब यहाँ पे जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था। ठीक है? और मोशन में आ गया, मोशन में आया ना? हाँ कितने बल लगा? मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट से मोशन में आया मतलब फोर्स लगा होगा। बिना फोर्स के न्यूटन लॉ ना बोलता है कोई चीज रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए करना पड़ेगा। तो चार्ज रेस्ट में मोशन में आ गया। ठीक है? किसने फोर्स लगाया? मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फील्ड तब लगाएगा, अब सुनो कहानी सुनो, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तब लगाएगा जब चार्ज चलेगा। अब जब चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे लगा सकता है ये बात? इफ V इज जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड घटे बढ़े फोर्स इज ऑलवेज क्या? जीरो। भाई चार्ज जीरो में है, चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, लेकिन रेस्ट में रहेगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं ना लगाएगा। तो रेस्ट वाले चार्ज पे तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा ही नहीं सकता। तो ये चार्ज पार्टिकल किस फोर्स के कारण चला ये ढूंढना है। ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, ड्रिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने लगा तो ड्रिफ्ट हुआ। अगर ये चार्ज ड्रिफ्ट हुआ तो तुम्हें ये पता करना है कि ये चार्ज क्यों ड्रिफ्ट हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। बोलो, तुम्हें ढूंढ के बताना है कि चार्ज चला कैसे, किसने बल लगाया। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो, सही? तो तुम्हें सोच के बताना है कि फोर्स लगा कहाँ से। बताओ रे गधो, जरा देखे कौन बताता है, बताओ जरा, सोचो, देखते आज कौन कौन नहीं आया, कितने लोग नहीं आए। सर दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से तो पहले जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा था तो क्या पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे? ये कंडीशन, इसमें क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं थे? बकोरे सर थे। हाँ उसमें सर। क्यों नहीं चला था रे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है? हाँ सर समझ गई। क्या समझे?
सर Sir, इलेक्ट्रॉन rest मूव भी नहीं start. कर रहा तो क्या होगा? है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज प्रोड्यूस करता है ना। हाँ सर, चार्ज प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग? दैट इज जीरो। नेट तो जीरो। हाँ सर। न्यूट्रल है ना, तो चार्ज तो है ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से क्या चार्ज बन गया? अक्षत है का? तनीषा नहीं है? यस सर। हाँ ठीक है, तक नहीं, दो अदिति, अदिति भी है, बाकी रेजिस्टेंस की वजह से। बाकी भी है, सार्थक नहीं है, अनुष्का। हाँ रे बोलो। सर रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस के वजह से चार्ज चलने लगेगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर। मतलब ये मान लें कि रेजिस्टेंस चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये बोलना चाह रहे हो? नया नया तुम लोग न्यूटन और आइंस्टाइन बन रहे हो। नहीं सर, नहीं सर। बोलो। तकलीफ ये है ना कि भाई चार्ज रुका हुआ था, चला कैसे? ठीक है, समझ में आया तकलीफ? अब तकलीफ बताओ, पढ़ चुके हो तुम सब। अब यहाँ पे अपन फंस गए ना, कहाँ फंसे समझ में आया क्या? सर पहले जीरो था, जब कांस्टेंट थी, पर टाइम आ गया तो चेंज हो गया। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, कुछ तो बक बक कर रहे हो बे हरामखोर। और जब हम सुनने लगते बोलता कुछ नहीं। सर गलत लग रहा था। बारिश हो रहा कार उधर? सर आप बता दो। हाँ सर, बारिश हो रहा है। हाँ, तभी बच्चे फोन कर रहे थे बारिश हो रहा सर नहीं आ रहा समझ। है। हमको भी समझ में नहीं आ रहा। टाइम की वजह से। अबे काय की वजह से बे? काय की वजह से बे? टाइम? नहीं सर, पहले बी कांस्टेंट था तो उस टाइम पे जीरो थी, फिर उसके बाद जब अपन ने अल्फा अच्छा टी ये रख दिया तो बताओ, अच्छा ये अच्छा तो ये मूव बताओ, कर ये रहा है। बताओ कि पहले ये चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो बिना फोर्स के चलेगा नहीं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कब लगाएगा? जब ये चलेगा। हाँ सर। तो जब ये चलेगा तब ना फोर्स लगेगा, जब चल ही नहीं रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड ने तो फोर्स हाँ लगाया नहीं। अगर तुम बोलोगे कि चार्ज एट रेस्ट पे मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग पढ़े थे F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। यस है सर। ना? ठीक है, क्योंकि इसमें हाँ जो सर। फ्री इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट में था, वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा था। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो हमारा ये जो लॉरेंट फोर्स है, ठीक है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये जो लॉ हम लोग पढ़े आज तक यही पढ़ रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, मतलब ये गलत प्रूफ तो कर नहीं सकते क्योंकि ये दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो चार्ज चला कैसे, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, इस चीज को कोई लॉ एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फैराडे लॉ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फैराडे लॉ बोलता है भाई चार्ज चलेगा। ठीक है, समझ में आया? और करंट जीरो नहीं होता है। करंट जीरो नहीं होता मतलब चार्ज ड्रिफ्ट होने लगता है, मतलब चार्ज पे किसी ना किसी ने फोर्स लगाया। ठीक है, चार्ज पे फोर्स सिर्फ दो ही चीज लगा सकता है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा नहीं, तो चार्ज चला कैसे? समझ में आया क्या? सर तो किसी को हाँ पता सर। हाँ बोलो। अगर चार्ज नहीं चलता, मान लो करंट जीरो बोलेंगे तो फैराडे लॉ गलत हो जाएगा, तो फैराडे लॉ तो गलत है नहीं। हाँ सर। समझ में आया? फैराडे लॉ कभी गलत नहीं हुआ। चलो तो अब हम बताएं कि क्या होता है। ठीक है, तो फैराडे जी ने बोला, फैराडे लॉ इज ऑलवेज ट्रू। बाद में लोगों ने एनालाइज किया, ठीक है, दैट वन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड बबल चेम्बर एक्सपेरिमेंट, तुम लोग सुने हो। ठीक है, तो बाद में लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया ये ठीक है, फैराडे लॉ तो गलत नहीं हो सकता। फैराडे लॉ इज यूनिवर्सल लॉ। मैक्सवेल का जो चार इक्वेशन है, जो प्राइमरी इक्वेशन है फिजिक्स का, जिस चार लॉ से पूरे फिजिक्स को समझा जा सकता है, उसमें एक फैराडे लॉ है, ठीक है, एक गॉस लॉ है। समझ रहे बात? ये कभी गलत नहीं हुआ, तो फैराडे लॉ कैन नेवर बी रॉन्ग। ठीक है, आज तक गलत नहीं हुआ, बट फैराडे लॉ को पूरा एक्सप्लेन आज तक हम लोग नहीं कर पाए। तो लोगों ने ये माना कि भाई चार्ज रेस्ट में था और मोशन में आया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। बात समझ में आया? ठीक है,
क्योंकि यस सर। अब देखो, ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे सर। कंक्लूजन एक आया, एक कहानी आया, ठीक है, कहानी आया कि अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और है ना, अंदर की तरफ है, और चार्ज क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो, ऐसा, तो इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ही फ्लो करेगा ना। अबे हाँ कि नहीं, हाँ सर। ताकि इसके कारण हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड यहाँ बाहर हो जाए, नेट फ्लक्स क्या हो जाए, कम हो जाएगा, करंट ऐसा फ्लो करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर ड्रिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये दूसरे तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो, अब देखो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड माने आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि चार्ज रेस्ट से मोशन में कैसे आए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा मान लिया गया यूनिवर्सली कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कहाँ से आया पता नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, दैट इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया क्या, अबे समझ में आया, यस सर। तो मतलब ये पक्का नहीं है ना कि सही है? हैं? देखो इस पक्का नहीं है ना कि ये सही पक्का है? नहीं, इट इज फाइनली बाद में वेरीफाई हुआ बबल चेम्बर एक्सपेरिमेंट से, तो उसमें वेरीफाई हुआ कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनता है, तभी तो इसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो एकदम अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। जैसे दो तरह के लोग होते हैं ना, एक इंसान होता है और एक एलियन होता है, अब सही, हाँ सर। ठीक है। तो ये जो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ओरिजिन अलग है, तो ये एकदम इसका नेचर, प्रॉपर्टी, सब कुछ बिल्कुल अलग, समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से प्रोड्यूस होता है, पहला जो तरीका है, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, that is produced by time varying magnetic field, समझ में आया क्या, हाँ सर। सर इसमें अलग क्या होता है? हाँ बता रहे ना, धीरे धीरे सब्र तो रखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से बना, समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस बाय, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड बना चार्ज एट रेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ में आया, हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये हमारा मजबूरी है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग, ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये हम लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पूरा ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है, गॉस लॉ, पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज पढ़ चुके, ठीक है। अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये एक अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर, ठीक है। पहला तो ऑरिजिन में ही अंतर है, ठीक है, पहला डिफरेंस तो यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय चार्ज एंड टाइम वेरिंग मैग्नेट, है ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विच इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया, पहला नेचर तो यही डिफरेंस है। अब हम तुम्हें बताते हैं अंतर क्या, ठीक है, बाकी अब हम लोग को ये सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, समझ गया है, ठीक है। अब ये तो हम तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं, ये तो तुमको क्लियर होगा, हम आज इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, और अगर लॉग आउट हो जाए तो लॉग आना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, पहला ये है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहला डिफरेंस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ, वो फील्ड जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहला डिफरेंस ये है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो इट डज नॉट नीड एनी चार्ज, समझ में आया, चार्ज है या नहीं है उससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, समझ में आया, हाँ सर। ठीक है।
पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि वहां पे हम लोग पढ़े थे कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय ओनली चार्ज, और ये हम लोग पढ़े कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज से प्रोड्यूस नहीं होता, चार्ज है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता। हम लोग पढ़े थे कि उसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनता, क्योंकि एक ही जगह पे वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और निगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, ऐसा पढ़े थे। जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये न चार्ज से शुरू होता है और न चार्ज पे खत्म होता है, समझ गए? ठीक है, सो इसके लिए न चार्ज चाहिए, न पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न नेगेटिव चार्ज चाहिए, न स्टार्ट होने के लिए चार्ज चाहिए, न खत्म होने के लिए चार्ज चाहिए। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्म क्लोज लूप, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहां से शुरू हुआ, जैसे अभी हमने अभी दिखाया तुम्हें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने दिखाया कि अंदर की तरफ था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, क्योंकि करंट ऐसा फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना ये क्लोज लूप फॉर्म कर गया। समझ में आया क्या? कि यहाँ का चार्ज इधर चला, यहाँ का चार्ज इधर चला, हर जगह का चार्ज इस डायरेक्शन में चला, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया? क्लोज लूप फॉर्म कर दिया। मैं बोले, मस्ट नहीं बोले, करता भी है, कर भी सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज रहेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट रहेगा। समझ में आ? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। समझ में आया? अबे सही? हाँ सर। नींद आ गया का पे? हाँ सर। एक जूता मार। नहीं सर। ठीक है, ये जो है ये क्लोज लूप भी फॉर्म कर सकता है। कौन? ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। समझ में आया डिफरेंस? क्योंकि ये जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ। देखो, अगर हम एक 2 कूलम चार्ज को लेके चले तो वर्कडन क्या होगा? इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएंगे तब भी पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज पे फोर्स भी इधर ही लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। हर जगह वर्कडन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। अब हम घूम करके यहाँ पे आ जाए, क्या वर्कडन 0 होगा? हर जगह पॉजिटिव रहा वर्कडन तो वर्कडन 0 होगा? नहीं। अबे यहाँ पे भी देखो, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहाँ पर भी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहाँ पे भी वर्कडन पॉजिटिव, यहाँ पर भी वर्कडन पॉजिटिव, यहाँ पर भी वर्कडन पॉजिटिव, यहाँ पर भी वर्कडन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम इधर जा रहे हैं और फोर्स इधर है। हर जगह वर्कडन पॉजिटिव हुआ, और अगर हम पी से चल के घूम के वहीं पे आ गए तो क्लोज लूप में वर्कडन 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। सो दिस फील्ड इज एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। हम लोग पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या कंडीशन होता है कि वर्कडन इन ए क्लोज लूप मस्ट बी 0। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है कि 1 मिनट बचा है, वक्ते वक्ते बंद हो जाएगा, तो पहले लॉग इन कर लो फिर पढ़ाते, ठीक है? हाँ सर। सही रहे? हाँ सर। रे बंस हरामखोर। सो अगला प्रॉपर्टी आगे रे सब, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग पिछला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि अगर कंजर्वेटिव है तो उसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, या वर्कडन इन ए क्लोज लूप हमेशा क्या रहेगा? 0। याद है? ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कंजर्वेटिव था, बट ये जो फील्ड है ये एक्चुअली क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, इसमें वर्कडन इन क्लोज लूप 0 नहीं होगा, पहला चीज, और 2 पॉइंट के बीच का जो वर्कडन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, ये दूसरा है। अब तीसरा चीज कि हम लोग पढ़े थे, तुम लोग शायद याद होगा
कि du जो होता है, du is minus dwc माइनस आता है, dwc, the हाँ सर, small change in Yes, sir. potential or potential energy नेगेटिव is वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ वेरी गुड, नेगेटिव और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही होता है। क्योंकि ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव है ही नहीं, तो क्योंकि ये फील्ड हाँ, कंजर्वेटिव है ही नहीं, तो इसके लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल Not defined. एनर्जी डिफाइंड नहीं होगी। अब तुमसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव, तो क्या बोलोगे? कंजर्वेटिव। एक जूता मारेंगे, ये वाला फील्ड जरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हरामखोर कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है और ये वाला फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। हाँ सर, ये वाला तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता बे, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है गधे, अबे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बट ये नॉन कंजर्वेटिव है। अब हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता, तो तुम क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि उसका ओरिजिन चार्ज एट रेस्ट है या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कंजर्वेटिव नहीं होता, और जो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। तो ये बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कंजर्वेटिव, मस्ट बी कंजर्वेटिव नहीं बोल सकते। समझ में आया? हाँ ठीक है, क्योंकि ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, इसीलिए इस फील्ड के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं, पोटेंशियल नाम का वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ? जब ये फोर्स कंजर्वेटिव है ही नहीं, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है ही नहीं, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल, देखो ये फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है, बट ईएमएफ इंड्यूस करता है। ईएमएफ तो इंड्यूस किया ना, ठीक है। तो इसमें हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। दिस फील्ड नेवर प्रोड्यूसेस पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, बट दिस फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ। समझ में आ? एंड दिस ईएमएफ इज आल्सो पाथ डिपेंडेंट। समझ में आ? डिपेंडेंट, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फील्ड था उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो पाथ डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि उसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, बट ये नहीं होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा। वर्क डन अगर पाथ डिपेंडेंट होगा तो ईएमएफ भी पाथ डिपेंडेंट होगा। समझ में आया? इसी बात समझ में आया रे? हाँ सर। देख लो, ये आ गया समझ में? ठीक है, अगला छठा प्रॉपर्टी होता है द लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बस एक ही चीज कॉमन है कि वहां का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इंटरसेक्ट नहीं करता था, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी एक दूसरे को कट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इधर, क्योंकि यहाँ पे कट करेगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ खास प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखना है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। और अगर वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें ये खास चीजें तुम्हें याद रखना है। लिख लिए ये प्रॉपर्टी, क्योंकि एससी वर्मा में लिखा हुआ नहीं है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एससी वर्मा बहुत कम है, ये ध्यान देना। समझ गए? अबे सही, बुक्स में ज्यादा नहीं, हमारे लेवल के बुक्स में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा कुछ कहानी है नहीं, उसका प्रॉपर्टी तो पता नहीं है कहाँ है। ठीक है, तो ये सब हम जमा करके लिखे हैं, तो ये तुम लोग लिख लो। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा और अगर वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का है तो ये सारे प्रॉपर्टी को उसको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, ये लिख लो। लिख लिए? हाँ सर लेक्चर से जो लोग सब फोटो खींच लिए होगे हरामखोर, पता हमको। कारे ये बंस
तू लिखे रे? नहीं सर, लेक्चर में से देख के लिख लेंगे। सर लेक्चर में से देख के लिख लेंगे, तो लेक्चर आज हम थोड़े भेजेंगे, कल भेजेंगे। सही, चलो तो अगला प्रॉपर्टी पे आता, अगले कहानी पे आता है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कहानी। अब ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसके बारे में, ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग आज भी नहीं जानते हैं। समझ में आया? बट इतना जानते कि बनता है, दिस इज वेरीफाइड इन द बबल चैम्बर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो, अब अपन आते हैं, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये पहला चीज, मान लो, समझ रहे हो ना, बताए ना? अब पक तो नहीं गए हो, ज्यादा हो जाए तो बता दियो। ठीक है, देखो ये एक रीजन है, इतना, ये थोड़ा रंग अलग कर लेते हैं, इतना बड़ा एक रीजन है। अब देखते जाओ, ये एक रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रेट इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड द मैग्नेट, इसका रेडियस क्या है रे? आर। ठीक है, आर रेडियस का सिलिंड्रिकल रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जो है बी विच इज इक्वल टू अल्फा टी, और बाहर में क्या है? आउटसाइड इट इज 0, ये इनसाइड है। अब तुम्हें अगर मान लो पहला केस, अगर आर लेस देन कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम एक क्या करते हैं, मेटल का रिंग रख लेते हैं। ये मेटल का रिंग यहाँ रख दिए रे, किस रेडियस का? आर रेडियस का। अब यहाँ फ्लक्स लिख लेते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स? इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज बी? It is alpha t into pi r square. So what is EMF? Is alpha d phi by dt, alpha pi r square. अब ये EMF देखो, ठीक है, यहाँ तक तो कर लिए, EMF निकाल लिए। अब इसमें करंट क्लॉकवाइज घूमना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर वाला। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड द प्लेन। अब इसमें अगर क्लॉकवाइज करंट घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट किधर प्रोड्यूस करेगा? इनसाइड या आउटसाइड? अगर इसमें करंट हम मान लें कि ऐसा है तो ये करंट इनसाइड प्रोड्यूस करेगा या आउटसाइड? ये इनसाइड कर देगा। तो फ्लक्स इस रीजन में क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कि लेंज लॉ क्या बोलता है कि ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा। तो करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो करंट, ये समझ में आया आदित्य? आदित्य समझ में आया? कहाँ है रे आदित्य? आया। जो नहीं समझ में आया बोल दियो रे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ईएमएफ जो होता है आई दिस, और ईएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इन द रिंग इज दिस, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे ई है, क्योंकि करंट ऐसा जा रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा भाई, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर करंट होगा और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा, सही। और ईएमएफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन डॉट डीएस, यही होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यहाँ डीएस ऐसा हमने लिया तो ईएमएफ क्या हो जाता है? ई डॉट डीएस। हाँ सर। तो इट इज अल्फा पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज 2 पाई आर, सही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा आर बाई 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस दूर ऐसा बनेगा। जैसे जैसे देखो, अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, और यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ करंट। इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, सही बराबर है? क्लियर है? अब मान लो, क्लियर है ना? इसमें लॉजिक हमको सिखाना है। अब मान लो कि इस रिंग को उठा के फेंक दी, ठीक है,
ये जो लोहे का रिंग था इसको हमने यहाँ से उठा के फेंक दिया, बराबर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर हमने इस रिंग को फेंक दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यों का त्यों रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहा, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसा का वैसे ही रहा, सिलेंड्रिकल ही रहा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, ठीक है, और हमने रिंग को क्या किया रे, फेंक दिया, और मैग्नेटिक फील्ड तो है अल्फा टी है इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे इसका रेडियस वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या नहीं रहेगा, बोलते का नहीं भाई। यहाँ पे सर एक बार फिर से बोल दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेटल का रिंग था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अल्फा आर बाई 2, क्लियर है, बोलो रे। हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। अगर हमने ये रिंग फेंक दिया, ये रिंग को हटा दिया, मेटल का रिंग है ना, हटा दिया वहां से, मेटल का हाँ, रिंग को अगर हमने यहाँ से हटा दिया तो ये जगह खाली, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है। तुम बताओ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा या नहीं रहेगा? सर रहेगा। रहेगा सर। रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया किसने है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया तो वो तो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों का त्यों रहेगा, समझ में आया। भले ही रिंग नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम फील नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे पेन है, छोड़ते नीचे गिर जाता, ग्रेविटी रहता है, बट पेन नहीं है तो कोई चीज नहीं गिरता, तो क्या ग्रेविटी नहीं है ना, है सर, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। अब बबल चेम्बर में क्या देखा गया कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था और वहां पे एक चार्ज को ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी किए तो ये चार्ज क्या है, घूमने लगे। चार्ज आयन थे सस्पेंडेड एयर में और उसमें मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड को जब घटाने बढ़ाने लगे तो चार्ज घूमने लग गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल में। यहाँ का चार्ज ऐसे घूमने लगा, यहाँ का चार्ज ऐसे घूमने लगा, समझ में आया। हर चार्ज ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूमने लग गया, समझ में आया। तो इससे कंफर्म हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो सर्कुलर हुआ। क्लियर है? हाँ, समझ में आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन इज दिस, बराबर। एक क्लास है तू लोग का रे। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जब अपन रिंग को हटा देंगे तब भी रहेगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के लिए रिंग क्या हुआ है? आवाज बंद हो गई सर, मतलब सर मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ आया, कट कट जा रहा, बोलो। हाँ सर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जब अपन रिंग को हटाएंगे तब रहेगी, पर अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने के लिए वो रिंग जरूरी है ना? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, देखो रिंग रहे ना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने बनाया? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो तो है ना, जिसने बनाया वो तो है ना। तो अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिंदा रहेगा। रिंग रखोगे तो उसमें करंट दिखेगा, नहीं रिंग रखोगे तो करंट नहीं दिखेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा कहानी होता है आउटसाइड रीजन में क्या। ये थोड़ा इतना देख लो, अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि कई लोग क्लास चालू हो जाता है शायद 6 बजे। क्लास है तू लोग का कि नहीं है? सर 6 बजे रहता है तो 6 तो बज गया। चलो तो अब परसों पढ़ाते हैं आगे, अब थोड़ा और 15-20 मिनट में ये थोड़ा और आगे हम कहानी हमको और सुनाना है, तो अब अगले दिन बताते हैं। पहले इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे हम लोग को आधा चैप्टर बस ये टाइम वेरिंग का ही कहानी पढ़ना, जिसका थ्योरी ऐसी और हम दिया नहीं है, ठीक है। थ्योरी के लिए थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा। सही समझ में आ गया? इसको अब थोड़ा और अगले क्लास में दिया है ना, ये जरा सा दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया, इतना थोड़ा लिखेंगे। पैकेज में सब दे देंगे तो मेरे से पढ़ेगा कौन भी हराम पर है? मेंस जनवरी में हो सकता है? क्या बोल रहा हूँ? मेंस की एग्जाम जनवरी में हो सकती है। नहीं भैया, अप्रैल में होने का चांस है, जनवरी में कहाँ से हो जाएगा? जनवरी में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब बोर्ड्स की पहले हो जाएगी? नहीं बे, अप्रैल में होगा। बोर्ड तुम्हारा कब है?
सर अभी ऐसा तो फरवरी न्यूज़ में में आ रहा होता था है सर। कि फरवरी या बाकी सीबीएस मार्च में, फरवरी या मार्च में बोर्ड का एग्जाम होगा, बट आईआईटी मेंस का एग्जाम अप्रैल में चल रहा है होने का। अभी कोई सर अभी ऑफिशियल, तो हाँ न्यूज में आ रहा था कि बोर्ड्स ऐसा सोच रही है कि सिलेबस 50% कम कर दें और एग्जाम 40 दिन ऐसे कुछ बढ़ा दें। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, बट आईआईटी मेंस का एग्जाम, हाँ वो बोर्ड का तो थोड़ा बढ़ना है, वो तो चल ही रहा है कि मार्च में होगा, ठीक है, फरवरी मार्च मान लो, बट मेंस का एग्जाम जनवरी में नहीं हो सकता, ठीक है, सही। हाँ अप्रैल में चल रहा होने का, बट अपन जनवरी तक तो कंफर्टेबली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों को टेंशन ही ना रहे, समझ गए। जनवरी तक क्या, अभी तो रिवीजन भी कर लेंगे अपन जनवरी फरवरी तक में पूरा, समझ गए हो, तो टेंशन वाला बात नहीं। अपना तो 1-2-1.5 महीने में खत्म कर देंगे, 1.5 महीना लगेगा, 1 महीना ऑप्टिक्स के लिए मान लो, नवंबर पूरा ऑप्टिक्स, और इधर ये चैप्टर बचाइए 15 दिन हो जाएगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर 10 तक खत्म कर देंगे, समझ गए। Yes, sir. और फिर रिवीजन चालू कर, हाँ, नवंबर तक में टारगेट बना के चल रहा है कि नवंबर लास्ट तक तुम्हारा कंप्लीट कर दे मॉडर्न सब, फिर 11th का रिवीजन चालू कर दे, समझ गए, ठीक है। यस सर। नीट का एग्जाम तो वही मई में रहेगा, 2 मई को चल रहा है, हाँ तो या सर। 3 मई को, तो आईआईटी का भी अप्रैल लास्ट में ही होने का है फर्स्ट राउंड, समझ गए। फिर तुम लोग का टेस्ट भी थोड़ा आईटी और नीट के पैटर्न पे लेना है, कि अभी 30-30 क्वेश्चन का ले रहे हैं, नीट में 45 क्वेश्चन होता है और आईटी में इंटीजर टाइप भी रहता है, तो वो भी अभी करना है, सही। चलो तो फिलहाल अब आज तो इतना ही, अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।